अबे जब ही तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अच्छा सब जरा आगे आगे आ जाएं, ठीक है? गर्ल्स यहाँ बैठी है ना, असाइनमेंट वाले नहीं है, चलो हैकाथॉन वाले नहीं है, ठीक है? जो अभी हम चलो सेटिंग कर रहे हैं, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि अभी हमारी क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब आगे आ जाएं तब को, ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है? जल्दी, और स्कोर मुझे किसी का भी नजर ना आए, ठीक है? नजर ना आए, इतनी दूर से नजर ही आता है। ये भाई क्या है?
आओ आओ यार तो शुरू हो गया क्लास Hello, 1 2 3 testing. वहाँ से अनम्यूट कर लिया क्या ठीक है। हेलो 1 2 3 टेस्टिंग। ओके, आवाज मिल तो हम शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स, मैं सारे स्टूडेंट्स को देख सकता हूँ और अगर कोई आवाज़ किसी को ग्लिच करे या आवाज़ ना आए तो उसके लिए हम एक प्रोटोकॉल रखेंगे कि आप लोग अपने मोबाइल में टॉर्च ओपन कर रेस्ट कर देना तो मुझे नज़र आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे ये बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल ठीक आ रही है? करके बता सकते हैं मुझे? जिन जिनको आवाज़ आ रही है ठीक है वो इंडेक्स करके बता दें। ठीक है, और जिनको नहीं आ रही वो भी इंडेक्स कर लें। किसी को आवाज़ नहीं आ रही हो, किसको आवाज़ आ रही है इसका मतलब? ठीक है, तो उसमें जितने लोग यहाँ वहाँ तक बैठे हुए हैं सबको आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। अगर इनकेस कोई आवाज़ की प्रॉब्लम है तो आप लोग बता देना और बाकी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और उसको हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है, हम क्लाउड नेटिव की तरफ जा रहे हैं। मैं सॉरी ज्वाइन नहीं कर सका आप लोगों को आज, की वजह की कोई इशू था, मतलब मैं ट्रैवल नहीं कर सका उसकी वजह से। तो सेकंड थिंग ये है कि अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग कोशिश करें अपने पास नोट डाउन जरूर कर लें और जो जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं सारे वर्ड्स उसकी इंपॉर्टेंस है। हम सिस्टम डिज़ाइन के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। पहले नंबर पे मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है आप लोगों से कि ये मुझे बताएं, अरे कैमरा किसने जूम कर दिया? कैमरा वापस कर दे, मुझे स्टूडेंट पूरे नजर नहीं आ रहे। अभी जूम हुआ है। दोबारा चेक करें, वो स्टूडेंट जूम हो रहे हैं बस। Billing. Peanut cake, my favorite.
रहे हैं यार, एक जूम क्यों नहीं कर लेते वहाँ से आने के? ठीक है। तो होपफुली आप सब लोगों का आवाज सही आ रही होगी। सेकंड थिंग कैमरा लगाओ। यस कैमरा का ऑटो जूम पे लगाओ, मुझे लगा वो अगेन जूम होगा। हाँ सही है, तो जूम हो गया। सही है जूम हो। हाँ सही है यार। तो कनेक्ट कैमरा मैन नहीं थे आए। बोले घर पे ले लेते थे, मैंने पूछा था मैं कैमरा मैन नहीं थे आए। कैसा अच्छा नहीं आप स्टूडेंट क्या होता है अगली बार? स्टूडेंट से कितने माइक से कनेक्ट है? आप सबको आवाज आ रही है सर की? जाओ अभी आएगी। ओके ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को। जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है ये बताएं कि आवाज सही आ रही है। हैंडल्स दोबारा करके बता दें। ठीक है शुरू कर। सर व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लें, बोलो यार। जरूर
जरूरी थोड़ी जूम पे नेट का तो इशू है ना, उस पे भी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा यहाँ पे गवर्नर हाउस का इंटरनेट ही नहीं है इसलिए पता यार। क्या नाम है भाई का? एडमिन वाले क्या नाम है? आरिफ भाई। आवाज आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट आ गई। नहीं आ रहे, आवाज पहुंच रही है मेरी? आप लोगों को आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? वर्किंग कनेक्ट नहीं है वो। मैं कहता हूँ माइक की आवाज चेंज कर दी मैंने अपने सेट से बैकग्राउंड से। अरे सर एकदम जो एक सिस्टम है वहाँ पे वो स्टेज की गई। हाँ भाई 5 मिनट और। अच्छा यहीं से मसला रहेगा तारिक भाई, यहाँ ये थोड़ा माइक थोड़ा देखना, वॉइस पड़ रही है। कौन सा? ये वाला सही है? कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, यादगार रहती है। लेकिन ये आज मुझे स्ट्रेंथ कम नजर क्यों आ रही है? भाग गए हैकाथॉन वाले। ये अभी से डर देंगे, क्या होगा आगे आगे? क्या गुंडे बनेंगे ये? मैंने डरा के रखा है, सब मेरी गलती तो होती है। हेलो, आवाज क्लियर है? आप लोग खामोश हो जाएं, ठीक है? जज़ाकल्लाह तारिक भाई, आवाज क्लियर है। अच्छा आप जरा खामोश हो जाएं आप लोग, 5 मिनट दें, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से हम कनेक्ट कर लें, ताकि जो है हमारे भाई खामोश हो जाओ, क्या हो गया? बस 2 घंटे के लिए खामोशी है, इसके बाद आपको इतनी बातें करनी है कर लीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा आपको, बल्कि हम आपको जाने से भी नहीं रोकेंगे, चले जाना, ठीक है? भाई अहमद कहाँ है? नहीं आ रहा। पूछा हैकाथॉन कितने लोगों ने कर लिया वैसे? हैकाथॉन 2 की बात कर रहा हूँ, पता था मुझे ये हैंडल्स ऐसे ही कम होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी को पहले देख रहे थे, अब नहीं देख रहे? अपने पड़ोसी का ही होश नहीं है आप लोगों को। छोड़ो यार, क्या उम्मीद लगाऊं आपसे? हो जा भाई।
इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले पाकिस्तान के पड़ोसी देखने। करीब की नजर कमजोर है, दूर की देखनी है। एक मिनट। एक तो सही है, जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है। एक मिनट। चमकदार नहीं नहीं अबे किसी और की है। का आवाज मेरी आप लोगों को सही डिलीवर हो रही है? ये सर किधर है? हो रही है नहीं हो रही है? क्लियर है, चले मैं शुरू करूँ। पैसे क्यों अच्छा, आज से हमारा सिस्टम डिजाइन का हम स्टार्ट करें। सिस्टम डिजाइन में हमारे पास चीजें आती है। अगर आपको उसको बता तो आप लोगों ने अपने पास सपोज आप कोई ई कॉमर्स का सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं। अब आपके पास क्लाइंट ने आपको टारगेट दिखेगा आर्किटेक्चर क्यों बनाया जाता ताकि फ्रॉम आपके पास पोजीशन पर जब आप किसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं कैसे नहीं हो एक साथ बाद आपको पता लगता है ये नहीं करता था, ऐसा करता था, फिर बात आपको पता लगे कि भाई मुझे तो इस तरह से बनानी अलग तरीके से। तो इसीलिए हम अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। अभी हमारे एजेंट है, एजेंट का आर्किटेक्चर बनाएंगे और ये हम किसी और बनाए चीजें हम सिमिलर है जो हम डिस्कस करें। अब आप बोलिए सकती ठीक है। अब हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है किसी चीज से जब हम काम सीख जाते हैं, हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि आपकी एप्लीकेशन को यूजर कौन होगा, कौन मेन बंदा होगा जो आपका यूजर होगा। बीच में तो कहा है हमारे पास जो ई कॉमर्स की बाइंग करना चाहते तो हम वो कंज्यूम पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सेकंड यूजर आपकी एप्लीकेशन कौन होगा। जो बैकग्राउंड पे सारी वर्किंग कर दी होगी, इन्वेंटरी मैनेज कर दी होगी,
ऑर्डर को देखती होगी। तो हमने कहा ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी और ये हमारा हो गया सेकेंडरी, मतलब हमारा सेकेंडरी यूजर एडमिन। तो हमारे लिए प्राइमरी अभी हमारा मेन कस्टमर। थर्ड नंबर पर हमने कहा कोई है, थर्ड नंबर पर आगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की कॉस्ट की क्या हो सकती है, पेमेंट होगी एंड शिपमेंट प्रोवाइडर होगा। यहाँ से हमने अपने यूजर को लिख दिया। अब इसके बाद हमारा सवाल ये होगा कि यूजर का लोड आएगा, ये लोग हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। हमने कहा अप्रोक्सीमेटली की तादाद होनी चाहिए 1000 से लेके पहली ईयर में जो हमारा टारगेट है वो 1000 का है, ठीक है, और आगे तक हमारे टारगेट चले आएगा वो 1 लाख तक है। अब यहाँ से हमारे पास 1 लाख का ठीक है, नीचे भी 1000 का लोड होगा, फिर ये 1 लाख तक का टारगेट है हमारा जो बीएम दिखा रहा है। एडमिन तो 10-12 है, आज भी थर्ड पार्टी होगी, सिंपल होगा। तो ये छोटे-छोटे से हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमें आर्किटेक्चर क्लाइंट ने बता के रखा। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का हमारे पास क्या है, तो और आसान जबान में सकते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग बिजनेस बाउंड्री। सही है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग बिजनेस की बाउंड्रीज है। वो क्या क्या है, ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से आप ये बताएं कि बिजनेस हमारे पास क्या है। पहले आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करें मैंने हफ्ते पे कोई भी लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दी 5 से पहले लिख दिया और नीचे एक फंक्शन बना दिया कोई भी, और यहाँ पर उसको अब यहाँ पर मैंने कितनी भी लाइन का कोड लिखा, कोई भी स्पेसिफिक कोड लिखा हो, तो मुझे ही बताएं क्या ये जो मेरा कोड है ये डेफिनेशन में आता नहीं आता, क्या इसको बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? आप में से कितने लोग इस बात को समझते हैं? मेरा सवाल क्या है, पहले मेरा सवाल ये है कि कोई भी डमी कोड लिखा है आपसे चीज, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, उसका हम बिजनेस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस हम किसको बोलेंगे? पर हमारे पास ई कॉमर्स केस में बिजनेस क्या आता है, बिजनेस बाउंड्रीज क्या थे? हम कहेंगे हमारे पास एड टू कार्ड था, ये एक बिजनेस है, प्रॉपर मतलब रिक्वायरमेंट गाड़ी का एक कंपनी लीजिए तो अचीव करता है। सेकंड नंबर पर हम क्या कहेंगे, सेकंड नंबर पर हम कहेंगे हमारे पास चेकआउट है, मतलब पेमेंट की, ये प्रॉपर एक बिजनेस बाउंड्री है, स्ट्रॉन्ग है। थर्ड नंबर पर हम कहेंगे हमारे पास शिपमेंट है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम बैंकिंग की एप्लीकेशन में जाएंगे तो बैंक में हम क्या कहेंगे, यूजर की ऑनबोर्ड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो ये ऑनबोर्डिंग की भी अलग अलग चीजें होती है। फिर उसके बाद यूजर की जब ऑन पर जाता है तो यूजर को प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व करना, मतलब बैंकिंग में प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। फिर हमारे पास थर्ड बिजनेस क्या आएगा, उसी केवाईसी करना, ये ऑनबोर्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आ जाएगा केवाईसी करना। और फिर प्रोडक्ट कौन सी इन्वॉल्वमेंट हो रही है भाई, उसके बाद रिटेलियर कस्टमर है, रिटेल में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। फिर उसके बाद आगे का बिजनेस क्या आएगा, फंड ट्रांसफर का बिजनेस आ जाएगा, बिल पेमेंट का बिजनेस आएगा, और क्या आएगा, बैलेंस शीट ट्रांसफर के बाद लोन का बिजनेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके की आपके पास लोन ऑप्शन आते रहेंगे बिजनेस का। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये तरह की मैंने कोई लैंग्वेज यूज करी है बिजनेस की, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरी बिजनेस बाउंड्री है। मैंने एक यूबिक्विटस लैंग्वेज यूज करी और मैंने यहाँ पर नाम रजिस्टर कर लिया, मेरा यूजर ऑन बोर्ड है, केवाईसी है, ये बैंकिंग की एप्लीकेशन आपके थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी, बैंकिंग आप लोग इतना प्रैक्टिस में नहीं है, आप देखोगे ई कॉमर्स की प्रैक्टिस में तो ई कॉमर्स की एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, एड टू कार्ड चेकआउट शिपमेंट। अब जो एड टू कार्ड चेकआउट शिपमेंट है ये हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट है। अगर मैं एड टू कार्ड का कोड लिखता हूँ, मैं कहूँगा मैं एड टू कार्ड की बिजनेस प्लान को फॉलो करते हुए अपनी कोडिंग में चेकआउट का कोड लिखूंगा, इस तरह शिपमेंट का कोड। लेकिन ओवरव्यू देखते हैं हाई लेवल आर्किटेक्चर उनको होता है कैसे। हमारे पास एक 3 tier आर्किटेक्चर है, यहाँ पे नजर आ रहा है। इस 3 tier आर्किटेक्चर के अंदर पहली टियर मेरे पास 7 लेयर,
प्रेजेंटेशन लेयर को हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रंट एंड होता है प्रेजेंटेशन क्लाइंट होता है हम उसको एक दूसरे करते हैं। तो मुझे बताया प्रेजेंटेशन लेयर पे एप्लीकेशन होती है कहाँ पर रन हो रही होती है, कहाँ से सारी चीज यूज कर सकते हैं, किस जगह की क्लाइंट की डिवाइस ही या किसी सर्वर डिवाइस? सर क्लाइंट की डिवाइस। अब क्लाइंट की बात मोबाइल है लैपटॉप है तो इसलिए नहीं है। जब मैं यहाँ पर वेबसाइट ओपन करता हूँ तो एक्चुअली नहीं है कि सर्वर से लोड होता है, मेरे पास डेट हो जाती है, डेट से जाती है पेट्रोल ये मेरे पास क्या हो जाती है, कैश हो जाती है। तो यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है मेरे ब्राउजर से जा रही है, मतलब मेरी मशीन की कैपेसिटी को यूज कर रही है, मेरे नेटवर्क यूज कर रही है, मैं उसका ऑरिजिन हूँ, मैं उसका सोर्स हूँ, जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है। इसका जो वर्चुअल का सर्वर है वो सोर्स नहीं है, बल्कि मैं सोर्स हूँ, इवेंट सोर्स में आते हैं से जा रही है। अब हम आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन लेयर को, तो हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, उससे आगे के स्टेप पर हम ये कहते हैं हमारा बैकएंड, जिसको हम कहते हैं बिजनेस डोमेन, जिसको हम खाली डोमेन भी कहते हैं, जिसको हम लॉजिक भी कहते हैं, सर्वर भी। तो बैकएंड है एक्चुअली में यहाँ पर हम अपनी लॉजिक लिखते हैं कि काम क्या करते हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एड टू कार्ट ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ बैकएंड पे लिखेंगे, चेकआउट बैकएंड पे लिखेंगे, शिपमेंट इसकी एक बैकएंड पे सर्विस पर। और हर सर्विस के साथ हमारे पास डेटा होता है। डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, जैसे पोस्टग्रेस हमारे पास है। पोस्टग्रेस में क्या करते हैं, उसका डेटा यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, सेव करवा रहे हैं। क्यों सेव करवा रहे हैं, क्यों प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि जो बिजनेस के यहाँ पर डेटा सारा है यहाँ हम यहाँ पर रिपोर्ट कर सके और उसको देख सके। जाहिर है कोई प्रोडक्ट बनवा एक प्रोडक्ट का डेटा कहीं ना कहीं मेंटेन करना हो। अभी मेंटेन करने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, बिजनेस जो है सारा काम तो यही कर रहा है, डेटा हमें क्यों चाहिए। इसकी छोटी सी यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप ये देखें जब मैं प्रोग्रामिंग में कोई भी फंक्शन लिखता हूँ एबीसी करके, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर लेता हूँ। तो एक्चुअली इस फंक्शन की हमारा वर्किंग क्या होती है, इस फंक्शन की वर्किंग हमारे पास क्या होती है। जब इस फंक्शन को कोई कॉल करता है तो हमें एक बात मालूम है, उसको रिटर्न की वैल्यू होता है। आपको एपीआई कॉल किया एपीआई को रिटर्न मिलता है कि फंक्शन को डायरेक्ट कॉल से डायरेक्ट मिल जाए। एक्चुअली में जब ये फंक्शन चलता है तो ये आपकी मेमोरी में एक स्टैक ओपन करता है। स्टैक क्या होता है, मेमोरी कंज्यूम करता है, और उस स्टैक में सारा काम करता है, काम कर चुका होता है तो ये क्या करता है, स्टैक को क्लोज करता है। पहले ओपन करता है फिर क्लोज करता है। तो तीन जगह लेता है, तो वापस हो जाता है, तो वो जगह क्या जाती है, क्लीन हो जाती है। गार्बेज कैसे चलता है उसको क्लीन करता है, तो मेमोरी आपकी आउट हो जाती है। तो यही नहीं है, जब मैं यहाँ से स्टेट को यूज कर रहा हूँ, एपीआई को यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है स्टेट लेस एपीआई, मतलब मेरा फंक्शन के बाद कोई स्टेट सेव नहीं होता। जब मेरा फंक्शन कॉल होता है, मैं स्टेट काम करता है, उसको क्लोज करता है, क्लीन करता है, क्लियर करता है। वो बात अलग है, रिटर्न को मैं स्क्रीन भिजवा दिया, उसके बाद चली की तरह के लिए बर्बाद हो जाती है, मतलब क्लीन हो जाती है। तो ये मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं क्लैरिफाई करता है, किसी को पोस्ट कर दी, किसी को रिटर्न कर दी, डायरेक्ट जिसने कॉल किया उसको रिटर्न मिल जाता है, उसकी मर्जी उसको कहीं भी मेंटेन करना है। तो इसीलिए वहां पर डेटाबेस होता है कि हम पूरा बिजनेस की डेटा एक स्ट्रक्चर वे में डेटाबेस का फादर ताकि आप उसको फिक्स कर सके, अपने बिजनेस का ऑपरेशन कर सके। इसलिए हमेशा आपको जब भी बिजनेस क्लियर मिलेगी सीधा डेटाबेस जरूर मिलेगा, डेटाबेस में ही सारा डेटा मेंटेन हो। अब हमारे पास ये तो बिजनेस लेयर है, हम इस बिजनेस लेयर में किन किन चीजों से कोडिंग कर रहे हैं। हम कोडिंग कर रहे हैं एड टू कार्ट की, चेकआउट की, शिपमेंट की। हमारे पास ये तीन चीजें जिसकी हम प्रॉपर कोड कर रहे हैं, कोड लिख, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है, क्या हम ये किसी से स्ट्रॉन्ग बिजनेस बाउंड्री। स्ट्रॉन्ग बिजनेस बाउंड्री क्यों है, क्योंकि ये एक अलग बाउंड्री, ये एक अलग बाउंड्री, ये अलग बाउंड्री। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री मतलब चेकआउट की कोई ताल्लुक नहीं, शिपमेंट से एड टू कार्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, चेकआउट से। हाँ, हमारे ई कॉमर्स की तीनों का काम है हमें, लेकिन जब हम कोडिंग करके उसकी कोडिंग अलग करके अलग करेंगे, इसकी अलग करेंगे, इसका अलग, फिर उसकी डिटेल आ जाएगी, चेकआउट की डिटेल आ जाएगी। पेमेंट इनिशिएट, पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट सक्सेस, पेमेंट फेड, रिफंड, पेमेंट। सही, इसका चीजें यहाँ पर दिखाती थी जब हम उसकी चेकआउट की मजीद कंपोनेंट देते हैं। शिपमेंट में भी कोई ना कुछ होगा, स्टार्ट हो रहा है, टू गाइड में भी होगा, लेकिन ये बिजनेस डोमेन की स्ट्रॉन्ग बाउंड्री से पूरी यहाँ ये एक हमारे पास ये अलग है और ये अलग है। अभी मुझे ये बताएं, अभी हमें अगर तीनों की कोडिंग करनी हो, अभी हम क्या करते हैं नॉर्मली,
हम अभी इन तीनों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं या 3 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं? हर उसके लिए एक ही हम एक ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या है? हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हमारे पास शिपमेंट है, हमारे पास पेमेंट है। ये हमारे पास 3 चीजें हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक ही सिंगल प्रोजेक्ट होता है, उस सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारे पास 3 सर्विस थी और ये एक प्रोजेक्ट में उसको मैनेज करता है। और हमारे पास एक डेटा सेट होता है, ये उसका डेटा सेट। अभी तक के हमारे पास डेटा डेटा मतलब ये पूरी कंप्लीट डेटा सेट। ये जो हमारा आर्किटेक्चर है इस तरह से चल पा रहा है। हम फ्रंट एंड की बात नहीं कर सकते, बैक एंड की बात नहीं कर रहे। इसका जो यूजर है वो उसको कॉल कर रहा है, आप यूजर्स को वो किसको कॉल कर रहा है? तो प्रोजेक्ट को कॉल किया, फिर प्रोजेक्ट में सारी इसके अंदर एक कार्ड की सेगमेंट की एक चलती जाती है, वो चलती जाती है। उसके पे एक कार्ड अलग अलग एंडपॉइंट हमारे पास चलता है। अब ये वाली जो हमारी अप्रोच है यूजर का वाला फ्रंट एंड है, ये जो हमारा अप्रोच है, इस अप्रोच को बोलिए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये क्या है? ये सारी चीजें एक जगह बाउंड है, हमारे पास डेटाबेस है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, जिसमें एक मोनोलिथिक है। अब हम ये कह रहे हैं जब हमारे पास बिजनेस बाउंड्री स्ट्रॉन्ग है, अब एक बात है तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर हमने क्या देख कर रहा हूँ, क्या हमने एक ही फाइल में सारा कोड लिखा होगा या हमने कोई और एकदम सोचता होगा? जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि हमने मॉड्यूल्स बनाए होंगे, प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग फाइल्स में करने के लिए, और इसका अलग मॉड्यूल है, अलग टूल अलग किसी मॉड्यूल। तो क्या प्रैक्टिस हमने फॉलो करी हुई एनालिटिक्स में जो स्टैंडर्ड चाहिए क्या होती है बताया? मॉड्यूल्स में होती है। हमने मॉड्यूल्स बनाए होंगे, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो मोनोलिथिक में रहते हुए आप मॉड्यूल जब बनाएंगे तो एटलीस्ट हम कोई ना कोई अच्छी प्रैक्टिस करना। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप इस टीम के डेवलपर है जिसमें एक टू कार्ड शिपमेंट और पेमेंट के ऊपर काम हो रहा है, पर ठीक हो रही है, आपके पास क्या आता है? आपके पास रिक्वायरमेंट लिखिए कि भाई आपके टीम में काम है। अब आप इसका कोड इमेजिन करें, इसका कोड बेस किसको, जिसमें तीनों चीजें जिसकी इमेजिन करिए, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कोड आएगा और आपको कॉम्प्लेक्स कोड आएगा। जब आप उसको वर्किंग शुरू करेंगे, उसका पेमेंट का काम कर रहा हूँ, शिपमेंट की तस्वीर आपको इरिटेट करें या आपको इरिटेट करें, इसके डेवलपर अलग है, इसका अलग, इसका अलग, आप उसके डेवलपर बात करें आपकी वेरिएबल आ रहा है, उसकी सर्विस भी फेस हो रही है क्योंकि सारा कोड एक साथ बाउंड हुआ है, एक ही साथ मौजूद है। अब इसका जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है कि हम और माइक्रोसॉफ्ट लिख पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, क्योंकि मुझे पता है हमारा स्ट्रॉन्ग बिजनेस बाउंड अपने तीनों स्टॉक बिजनेस बाउंड्रीज को ढका और अपनी एक अलग बाउंड्रीज है। हमने कहा भाई माइक्रोसर्विस नंबर 10 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक कार्ड का डेटाबेस, मिन का डेटाबेस, पेमेंट का डेटाबेस। माइक्रोसर्विस में हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्ट पेमेंट का अलग बनाएंगे, शिपमेंट का प्रोजेक्ट अलग बनाएंगे, एक टू कार्ड का अलग बनाएंगे और इनके डेटाबेस भी अलग अलग बनेंगे। और इनके बाद रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही यूजर होगा, जहां पर यूजर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो जाहिर है वो एक टू कार्ड शिपिंग का पेमेंट पे। अब माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर में हमने 3 चीज को अलग करी, हमने 4 क्यों नहीं कर दी? हमने इसको अलग तो वो भी नहीं कर दिया। मतलब पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं चेक करूंगा फिर मैं शिपमेंट जाता हूँ ताकि वो मतलब है। अब मुझे ये बताया क्यों हमने 6 माइक्रोसर्विस बनाई, हमने इसकी 4 की बनाई, 5 की नहीं बनाई। हमने सिर्फ 3 ही बिजनेस कंपोनेंट्स को क्यों अलग करा? यहाँ हमारे पास तो पूरी एप्लीकेशन थी, हाँ मैं बता रही बिजनेस बाउंड्रीज थी, तो माइक्रोसर्विस हमने 3 ही उगी बनाई। ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि हमने बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट को देखा, आपने बिजनेस की स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को देखा, तो हमने इसके नाम भी अलग अलग इसलिए रखे थे कि ये हम हमारी इंडस्ट्री के लिए हमें चेकआउट, चेक, ठीक है। अब
हम माइक्रो सर्विस को कभी भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ब्रेक नहीं करते, हम बिजनेस के कंपोनेंट से ब्रेक करते हैं। हम देखते हैं बिजनेस की टर्म बाउंड्रीज कहाँ पर है, कि वो मुझे कुछ इफेक्ट है कि स्प्लिट रहे। ऐसा नहीं हो शिपमेंट को चेकआउट की पड़ी, चेकआउट शिपमेंट की पड़ी, ये दोनों सेपरेट चीज है। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट में आए तो हमें दोनों पर मिलाकर पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। मतलब दोनों अगर एक ही उसमें आ रही अलग अलग। अब यूजर के लिए क्या है, यूजर फिर माइक्रो सर्विस को कैसे यूज करेगा, कैसे कॉल करेगा। आप मुझे ये बताएं, एड टू कार्ड, चेकआउट और शिपमेंट, ये तीनों का काम एक साथ है, एक ही साथ तीनों कॉल होंगी या अलग अलग होंगी? अलग अलग। क्यों होंगी? क्योंकि हमें पता है हमारे पास पहले एड टू कार्ड होगा, फिर वो चेकआउट पे जाएगा, फिर पेमेंट इनिशिएट होगी। पेमेंट जब तक सक्सेस नहीं होती, शिपमेंट नहीं होती, तो पेमेंट सक्सेस का वेट करना पड़ेगा। पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो शिपमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगी। यह हमारा सिंपल फ्लो। अब ये जो हमारा फ्लो बन रहा है, पहले ये फिर ये, इसको हम कहते हैं वर्क फ्लो। जो इसमें स्टेप्स आ रहा है, जहाँ स्टेप्स आ जाते हैं वहां हम वर्क फ्लो लेकर वर्क फ्लो अंदर। वर्क फ्लो का पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, पेमेंट अगर सक्सेसफुल हुई तो तीसरा पार्ट ये वर्क फ्लो है हमारा। अब इस वर्क फ्लो की मैनेजमेंट कौन कर रहा होगा? ये हमारे पास 5 पे लिखा हुआ, ये हमारे पास 5 पे लिखा हुआ, ये हमारे 5 पे। इस वर्क फ्लो को कौन मैनेज कर रहा होगा? जो कहेगा एड टू कार्ड को कॉल करो, चेकआउट करो, शिपमेंट करो। क्या आप इसको आपस में कॉल कराओगे? एड टू कार्ड अपना काम करे, खुद ही चेकआउट को कॉल कर दे, चेकआउट अपना काम करे, खुद ही शिपमेंट को कॉल कर दे। क्या ऐसा करो? कितने लोग इस पे एग्री करना? हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही करेंगे, पहले एड टू कार्ड होगा, फिर शिपमेंट कॉल। बताए यस। कितने लोग इस पे एग्री कर रहे हैं कि एड टू कार्ड का काम कंप्लीट हुआ, चेकआउट पे लेगा, चेकआउट का काम कंप्लीट हुआ, शिपमेंट पे लेगा। मतलब एड टू कार्ड चेकआउट को कॉल करेगा। ये पर्सपेक्टिव हमारा रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? हमें एक फायदा तो हुआ माइक्रो सर्विस बिल्ड करने का। क्या बिल्ड करने का फायदा हुआ कि यहाँ पर आपकी टीम वेलोसिटी कमजोर हो रही थी, कम हो रही थी। टीम से वेलोसिटी होती काम करने की। 15 दिन में 6 लोग लिमिटेड काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर वो कम कर रहे थे क्योंकि चीजें कॉम्प्लेक्स थी। एक चीज करो, दूसरी चीज को संभालो, दूसरे तीसरे को देखो, उसको देखो, मिला हुआ था मिक्स था। यहाँ पर सेपरेट करने की वजह से टीम की वेलोसिटी बढ़ गई है। अगर टीम को 15 दिन का स्प्रिंट मिला है काम करने के लिए, तो वो 15 दिन में अच्छा परफॉर्म कर। अच्छा, जो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हो, तो होपफुली आप लोग उसको राइट डाउन कर रहे हो। तो ये टीम वेलोसिटी हमारी क्यों बढ़ गई? क्योंकि सर्विस ज्यादा है। अब इसका कोऑर्डिनेशन टू कार्ड कितना सिंपल से प्रोटेक्ट नहीं मारा हो। और इसी तरह जब आपको ये कोड मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, तो उससे एड टू कार्ड की फैसिलिटी समझना, काम करना आसान होगा, चेंज करना आसान होगा। इसको चेंज इसको करनी पड़ेगा, इसको चेंज उसको करनी पड़ेगा। अब हम एक गलती कर रहे हैं, हम बिना एड टू कार्ड काम कंप्लीट करें तो वो चेकआउट को कॉल करें, चेकआउट काम कंप्लीट करें तो शिपमेंट को कॉल करें। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम आर्किटेक्चर लॉस करेंगे। सीरियसली हमने डिपेंड, हमें फायदा क्या हुआ? सबको अलग अलग करना। हमने तो डिपेंडेंसी बना दी, डिपेंडेंसी नहीं बना दी। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, हम ऑर्केस्ट्रेटर का प्रैक्टिस करते हैं। हम एक ऑर्केस्ट्रेटर बनाते हैं। ये ऑर्केस्ट्रेटर का पैटर्न हमारा एक्चुअली क्या पैटर्न है? ये ऑर्केस्ट्रेटर एक्चुअली में ड्राइव करेगा, ऑर्केस्ट्रेटर कॉल करेगा चेकआउट को। जब चेकआउट हो जाए, ऑर्केस्ट्रेटर कॉल करेगा चेकआउट के अंदर पेमेंट चेक को, तो एक पेमेंट सर्विस के अंदर पेमेंट इनिशिएट लगा देते हैं। पेमेंट इनिशिएट पेमेंट ऑफ से, तो उसके बाद पेमेंट सक्सेस ऑफ है।
ठीक है, तो हमारे पास ऑर्केस्ट्रेट क्या करेगा, पेमेंट इसके अंदर पेमेंट इनिशिएट का एंड पॉइंट कॉल करेगा, पेमेंट इनिशिएट का रिस्पॉन्स आएगा, हमें इनिशिएट हो गई है, फिर पेमेंट मुद्दा को अंदर जो है प्रोफेशनल लगा हुआ प्रोसेस हो गई है, कोडिंग के अंदर हुआ। जब ये प्रोसेस हो जाएगा या तो ये सक्सेस को भेजेगा तो ये फेल को भेजेगा, दोनों में किसी एक को भेजेगा। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो क्या होगा, सक्सेस अपडेट हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा, हम उसको हटा देते हैं। और के स्टेटस थोड़ी देर बाद क्यों रहेगा, पेमेंट इनिशिएट होगी, पेमेंट प्रोसेस थोड़ी टाइम लगेगा ना, थोड़ी देर बाद दोबारा से कॉल करेगा पेमेंट सक्सेस को, जहाँ भाई पेमेंट सक्सेस हुई नहीं हुई, हो सकता है पेमेंट का स्टेटस अपडेट ना हो, थोड़ी देर बाद फिर करेगा, फिर 5 मिनट बाद चेक करेगा, फिर इसको पता लगे हाँ भाई पेमेंट सक्सेस होगी। जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगी फिर और शिपमेंट को कर रहा हूँ। ये जो सारी कॉल है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं स्टेज, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब हमें एक्टिवली इसका वेट करना पड़ेगा। जब हम ऐसी कॉल करते हैं तो हमें मालूम है कि हमें उसके रिटर्न कर सकते हैं। अगर रिटर्न नहीं आया तो उसको हम टाइम आउट कहते हैं। टाइम आउट में जवाब नहीं है, और टाइम आउट हमारे लिए लॉस्ट होता है। कोई कनेक्शन जब जवाब ही नहीं आया तो क्या करें, उसकी तरह ही ऑर्केस्ट्रेटर भी बार बार इस पेमेंट को कॉल करे, जब जवाब 5 मिनट बाद थोड़े टाइम के गैप के बाद पेमेंट सक्सेस हुई, वो जवाब ही नहीं आया या तो अभी पेंडिंग पे, फिर दोबारा करेगा पेमेंट सक्सेस हुई, वेट करता रहेगा, फिर हर बार कॉल करेगा, वेट करेगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है कंटिन्यूस कनेक्ट नहीं रहती, 60 सेकंड में टाइम आउट हो जाएगी। अगर ऑर्केस्ट्रेटर फिर से पूछा पेमेंट कह रहा है मैं वेट कर रहा हूँ रुको, तो ये एक्चुअली भी वेट नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा 60 सेकंड वेट कर लेगा, सिर्फ नहीं किया तो ये वापस चले जाएगा रिटर्न में, भाई या तो टाइम आउट या तो उससे भी जवाब लेके चले जाएगा। अब ये हमारे कंटिन्यू हमें कॉल करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ऑर्केस्ट्रेटर के पास काम करना। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमारे पास है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है कि अगर ऑर्केस्ट्रेटर फेल्ड हुआ तो हमारी पूरी एप्लीकेशन फेल्ड है, या तो यस ऐसे ही। अगर ऑर्केस्ट्रेटर के पास आया कहां, हम लोग बैकएंड डेवलपर हैं, पहले तो फ्रंट एंड पे तो हमारी ये चीजें मैजिक होती थी, एक मेल उठाई लगा ली, एक रोटी लगा, अब बैकएंड पर है तो बैकएंड पे हर चीज हमें खुद से क्रिएट करनी है, समझ रहे हैं। मतलब ऑर्केस्ट्रेटर मतलब ये भी बात है जो आपने लिखा है, जिस तरह आपने एड टू कार्ड लिखा है, आपने चेकआउट लिखा है, उसी तरह आपने शिपमेंट लिखा है, उसी तरह आपने ऑर्केस्ट्रेटर भी लिखा है। अब ऑर्केस्ट्रेटर का जो आपकी सर्विस है, जो आपने पार्टिसिपेटर कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर सिंगल फेलियर है, ऑर्केस्ट्रेटर बंद हुआ तो पूरी एप्लीकेशन बंद। किसी काम करेगा एड टू कार्ड चेकआउट और शिपमेंट, किसी काम का नहीं होता। लेकिन एक फायदा है, ऑर्केस्ट्रेटर जो है ये डायरेक्ट एचटीटीपी कॉल लगाता है, इसको डायरेक्ट इसको लगाता है, ये किसका बेनिफिट है। अगर शिपमेंट खत्म हो जाता है, शिपमेंट बंद हो जाता है तो ऑर्केस्ट्रेटर सामान लेगा, भाई शिपमेंट नहीं चल रहा, थोड़ी देर में चेक कर लो। अगर पेमेंट डेट के जवाब देता है कि तो पेमेंट हो रही है ऑर्केस्ट्रेटर सामान ले, तो ये बाबा चेक करता रहेगा। अगर एड टू कार्ड नहीं चलता ऑर्केस्ट्रेटर सामान ले, लेकिन अगर ऑर्केस्ट्रेटर नहीं चले तो पॉइंट ऑफ फेलियर। ये हमारे इस आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम। अब आर्किटेक्चर की डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखना, आर्किटेक्चर कोई फिलोसफी नहीं होती, कोई बुक में लिखे हुए रूल्स नहीं होते। आर्किटेक्चर हमेशा डिपेंड ऑन टाइम होता है। क्या होता है आर्किटेक्चर? डिपेंडिंग ऑन टाइम। डिपेंड ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, जिस टाइम का आर्किटेक्चर बना रहे हो उस टाइम का सराउंडिंग्स क्या है, उस टाइम पे चीजें क्या अवेलेबल है, उस टाइम पे आपके फ्यूचर की गोल्स क्या है। जैसे हमने यहाँ पर पूछा फ्यूचर की गोल्स क्या है, क्या बताना है, किस तरह बनाना है, हमने कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आर्किटेक्चर में पूरी नहीं है, कोई फिलोसफी की कोई बुक में लिखे हुए रूल्स नहीं है। आर्किटेक्चर जो है डिपेंड ऑन टाइम, जिस पर हम बना रहे हैं उसको क्या पूरा है, क्या सोचना मौजूद है, क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में क्या गोल है, और उसको हमारे पास सराउंडिंग की क्या अवेलेबल है, इसकी बुनियाद हम आर्किटेक्चर डिसीजन करते हैं।
ये नहीं कि भाई मैंने अगर आप लोग पहली बार आर्किटेक्चर बताया तो आपने एक ही फॉलो करना। आपने जब बनाना है उसके वक्त देखना है कि आपकी नींव क्या फिट हो सकता है, आपकी नींव मोनोलिथिक की फिट हो सकता है आपके नींव में मॉकिंग फॉर्म बना रहे हो सकता है आप आईटी सर्विस बना, तो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग टेक्निक हमने ऑर्केस्ट्रेटर बनाया। लेकिन आर्किटेक्चर इंटरेक्ट होती है, बेसिकली क्या होता है कि एक तो कार्ड डायरेक्ट इस पेमेंट को कॉल करता है कि भाई दो अरे पेमेंट डायरेक्ट सेगमेंट को कॉल करता है सबसे बेकार होगी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट कोई सिग्नल मान लो पहले एक भी बंद हो सब बंद होगा, चेन रिएक्शन से हमेशा मदद है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि चार चीजों एक खराब तीनों बंद होते हैं, नहीं एक खराब एक बंद होती है। ये होता है अच्छा आर्किटेक्चर। चेन रिएक्शन से मैं हमेशा बचता हूँ क्योंकि कंपनी ये लगाया इसमें ये है कि पहले और सिंगल पॉइंट पर चल गए ये हमारे कोई प्रॉब्लम है। अब हम कितने बात करें अभी तो एचडीबी की कॉल है तो हम सिग्नल स्कूल बोलते हैं या एथिक ट्रांसफर बोलते हैं, किसी कॉल होती बताया क्या ये सिंक्रोनस कॉल होती है क्योंकि ये तो कॉल करके इसका वेट करेगा। अगर तुमने वेट नहीं करा और उसको जाने दिया तो आप इसके किसी काम तक नहीं है। तो ये जो आपने ऑर्केस्ट्रेटर की कॉल होती है ये आपकी सिंक्रोनस होती है, मतलब लिख रहा है ऐसी तो जब होती जब कॉल करके चले जाता बाद में ये क्या जिसको बता देता ये खुद जाके चली जाता, मतलब की कोई टाइम डिपेंडेंसी ना हो तो हम ब्लेसिंग बोलते हैं। अभी डिपेंडेंसी है तो इसको सिंक्रोनस बोलते हैं। भाई अगर शिपमेंट मौजूद ना हो बंद पड़ी हो और किसी तरह शिपमेंट का कॉल कर सकता है, शिपमेंट का आगाज बंद हो गई और उससे शिपमेंट को नहीं कॉल कर सकता तो ये सिंक्रोनस है। अगर शिपमेंट के बंद होने के बाद ऑर्केस्ट्रेटर स्टेटमेंट तक अपना मैसेज पहुंचा सकता है, इस मैसेज को न रख सकता है कि भाई बाद में शिपमेंट जब आएगी देख लेगी, तो ये सिंक्रोनस होती है। अभी ये सिंक्रोनस है, ठीक है। चलिए ये तो हमारा तरीका हमें समझ में आ गया। हम अपने कितने आगे जाते हैं सर, बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। अच्छा आप बोले, अब बोल पहले बोल देते। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जो आर्किटेक्चर कर रहे हैं ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है? सिंक्रोनस सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस कॉल होती है? सिंक्रोनस सिंक्रोनस होती है क्योंकि ये का वेट करता है डायरेक्ट कनेक्ट। अगर मैं किसी को मोबाइल पर कॉल मिलाता हूँ डायरेक्ट वो कॉल सिंक्रोनस कॉल होती है। अगर मैं किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करूँ तो वो एसिंक्रोनस कॉल होती है क्योंकि मैसेज के अंदर सामने वाले का अवेलेबल होना लाजमी नहीं है। वो जब अवेलेबल है वो मैसेज पढ़ लेगा। सिंक्रोनस में उसको कॉल उठाना जरूरी है, अगर उसने कॉल नहीं उठाई तो मेरी बात तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो अगर ये शिपमेंट शट डाउन हो जाए तो ये ऑर्केस्ट्रेटर शिपमेंट को अपनी बात नहीं जा सकता ये सिंक्रोनस। अगर ये शट डाउन होने के बाद यहाँ पे कोई मैसेज की सहूलत होती और ये शिपमेंट तक अपना मैसेज पहुंचा देता, जब शिपमेंट वापस आती तो मैसेज पढ़ लेती तो ये एसिंक्रोनस। अभी ये सिंक्रोनस एचटीटीपी कॉल है और एचटीटीपी हमें पता है स्टेटलेस होता है, फिर खुलता है। सर क्या एचटीटीपी स्टेटलेस होता है, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रेटर का जब हम बनाएंगे तो इसको हम स्टेटलेस रख नहीं सकते। इसमें हमने खुद से प्रोग्रामिंग करके वैसा करना होगा कि हम इसको किसी तरीके से स्टेटफुल बनाएं, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटर के पास में डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस तो शिपमेंट के बाद है, डेटाबेस किसके पास है? पेमेंट के बाद है। एक पार्ट हमारा ऑर्केस्ट्रेटर के पास में डेटाबेस और किसी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है और किसी तरह से किसी एक यूजर की रिक्वेस्ट आगे पहुंचाए, आगे कहाँ पहुंचाए, किधर लेके जानी है। ये काफी हमारे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर मौजूद है। तो आईटी स्टेप आ गया। हमने क्या करा, हमने बोला भाई ये तो यूजर की कॉलिंग जा रही थी, अब ये छोड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या था, एड टू कार्ड टेकिंग का शिपमेंट का अलग अलग सर्विस अलग अलग टीम है। अब ये तो सबसे खराब प्रैक्टिस है अगर एड टू कार्ड डायरेक्ट इसको कॉल मारते हैं, ये तो हो रही नहीं है। और किसी तरह का जबरदस्त है लेकिन कुछ जगहों पर अच्छा है, कुछ जगहों पर अच्छा नहीं है, एसिंक्रोनस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट है, ये सक्सेसफुल में देर लगा दिया तो ये बार बार उसको कॉल करके चेक करता है, वही नहीं हुई, एक्स्ट्रा कॉलिंग करता है, फिर जाकर इसकी अवेलेबिलिटी का असर पड़ता है
और यूजर को साथ कनेक्ट किया तो उसको बोलता है पेमेंट में चेक कर रहा हूँ, फिर यूजर पेमेंट चेक करता है, फिर बोलता है पेमेंट चेक कर रहा है, फिर एक बार पेमेंट अपडेट हो जाती है, फिर यूजर को बोलता है हाँ पेमेंट चेक कर रहा हूँ, हाँ भी आ गई है तुमने। हर बार ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना पड़ेगा, पेमेंट आ गई नहीं आएगी, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। बाकी तो सारी चीजें जबरदस्त है, सही चल रहा है। अब हम यहाँ पर एक और एनवायरमेंट को आते हैं, अभी जो हम और किससे रिलेटेड करते थे, अब हम आएंगे कोरियोग्राफिक में। हम कोरियोग्राफी में आएंगे। आप लोगों ने ये नाम मेरे साथ रिपीट करते हैं, क्या नाम है? कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी के जब हम ट्रांजेक्शन पैटर्न पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक हम बनाएंगे इवेंट ब्रोकर। एक्चुअली ये हम लेके आ रहे हैं स्ट्रीमिंग बेस्ट वन। इवेंट ब्रोकर क्या होता है? इवेंट ब्रोकर हमें ना टॉपिक देता है, जैसे कि मैसेज होता है ना, मैसेज के लिए चैट होती है, इसी तरह के टॉपिक देता है। तो इवेंट ब्रोकर में हम एक टॉपिक क्रिएट करें, चेकआउट टॉपिक। क्या हुआ? पेमेंट जैसी सक्सेस हुई, पेमेंट ने क्या करा? पेमेंट ने इस टॉपिक के अंदर डेटा दिया कि इस यूजर की पेमेंट जो है मेरे पास सक्सेस हुई यूजर के साथ। और जैसे इसने डेटा इस टॉपिक में रखा, शिपमेंट ने वो डेटा पढ़ लिया, हाँ भाई पेमेंट आ गई है, शिपमेंट करो। ये तो टॉपिक है, एक मैसेज है, ये स्ट्रीमिंग के थ्रू जा रहा है। और ये एसिंक्रोनस है, क्योंकि अगर शिपमेंट बंद हो टॉपिक पे डेटा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब शिपमेंट वापस आ जाएगी तो वो टॉपिक से डेटा बंद नहीं, या तो पुल मैकेनिज्म हो या पुश मैकेनिज्म हो, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन शिपमेंट और ये दोनों आप टाइटली कपल रहेंगे, ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। ये जो इवेंट ब्रोकर है, ये आप यूज करेंगे मॉस्की काफका। तो ये आपने टॉपिक यहाँ पे लेकर इसी तरह से यहाँ पर और भी टॉपिक बन सकता है। आपने कहा मुझे शिपमेंट का भी टॉपिक चाहिए था, शिपमेंट का टॉपिक बना होगा क्या? ये अगर मैसेज यहाँ पे भेज देगा, ये मैसेज यहाँ पढ़ लेगा। एक मैसेज का प्रोड्यूसर होगा, एक मैसेज का कंज्यूमर होगा। ये मैसेज को डेटा प्रोड्यूस करेगा, ये मैसेज का डेटा कंज्यूम करेगा। एसिंक्रोनस हो इस तरीके से ये सारा काम चलता है। ठीक है, इसमें हमारे आर्किटेक्चर को क्या दिया? इसने हमारे आर्किटेक्चर को रेसिड्यूटी दे दी। अभी हम चीजें पढ़ेंगे, देखेंगे, और ये हमारा बहुत आसान और बहुत ईजी काम बना दिया इसने आर्किटेक्चर को। अच्छा, अब क्या होगा? जब शिपमेंट डाउन होती है तो फर्क पड़ेगा एक्स टू कार्ड और इसको? कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है हमारे साथ? नहीं, नो नहीं है, कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। एक्स टू कार्ड डाउन हो, ये दोनों चलेंगे, ये डाउन हो, ये तो चल रहा है। मतलब एप्लीकेशन में एक चीज फेल हो तो उससे सब फेल नहीं होगी, कोई चेंजेशन नहीं होगा, हर चीज इंडिपेंडेंटली रन हो रही है। तो ये एक हमने अच्छा पैटर्न जो है स्कोर कर दिया। अब इस पैटर्न को अचीव करने के लिए हमारे क्या क्या चीजें बोलते हैं, हम आगे बढ़ते बढ़ते हम अपना आर्किटेक्चर दिखाते हैं। आर्किटेक्चर में हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीजें होती है। सवाल होता है, सवाल क्या होता है? तो हम देखिए, आपने ये देख लिया कि हमारे बिजनेस का वो कौन सा ऑपरेशन है जो बंद हुआ तो बिजनेस बंद। ई कॉमर्स में क्या ऐसा ऑपरेशन है जो बंद हुआ तो बिजनेस बंद हो जाएगा? डाउन टाइम। डाउन टाइम क्या बताया आप लोगों ने? डाउन टाइम। सपोज करें आपने कह दिया चेकआउट, तो चेकिंग में चला तो पैसे कहाँ आएंगे? चेकआउट के बाद जो है हमारे शिपमेंट। आपने कहा ये तो मैंने बहुत ही कोर ऑपरेशन है मेरा, चेकआउट और शिपमेंट हो जाएगा, ये नहीं चला। अब मेरा अगला सवाल क्या होगा? कोर ऑपरेशन पता लग गया ना, ये सबसे मेरा कोर ऑपरेशन। तो मैं इसको सवाल कर रहा हूँ, सवाल क्या कर रहा हूँ? अगर चेकआउट सर्विस में डाउन टाइम अफोर्डेबल है या नहीं, तो अगर अफोर्डेबल है तो कितना ए से होगा सर। अब मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। क्लाइंट मुझे यार मुझे बताया कि ई कॉमर्स डाउन टाइम का मतलब क्या है? डाउन टाइम पेमेंट सक्सेस हो गई, लेकिन मुझे 5 मिनट बाद पता लगा। सही है, 30 सेकंड सक्सेस हो गई, लेकिन मुझे 2 मिनट बाद पता लगा। 30 सेकंड्स। नो डाउन, जीरो डाउन टाइम का मतलब पेमेंट सक्सेस जैसी हुई मुझे वैसे पता लगा पेमेंट सक्सेस हो गई। तो मुझे बताया कि ई कॉमर्स में पेमेंट वाले सर्विस पे, चेकआउट की सर्विस पे हमें डाउन टाइम वेरिएबल है या नहीं है? 30 सेकंड्स अफोर्डेबल है, वेरिएबल है। तो हमने कहा बिल्कुल वेरिएबल तो है, वैसा भी नहीं है। हमने कहा टेम्पररी डाउन टाइम अफोर्डेबल।
टेम्परेरी एक हमें डेटा मिल गया ना टेम्परेरी डाउन टाइम में। टेम्परेरी डाउन टाइम का मतलब क्या है? टेम्परेरी हो सकता है ये सच में बंद भी हो जाए, अभी तो हम बोलने सकते हैं पहले हो सकता है बंद भी हो जाए। टेम्परेरी डाउन टाइम है टेम्परेरी बिजनेस के लॉस है, टेम्परेरी लॉस है, कोई बात नहीं, लॉस है। और हम रिप्ले कर सकते हैं। रिप्ले का मतलब क्या है? रिप्ले का मतलब कि पेमेंट सक्सेस हो गई, शिपमेंट को पता लगा 5 मिनट बाद या शिपमेंट टाइम सही है। शिपमेंट गया था, शिपमेंट आया 5 मिनट बाद। रिप्ले का मतलब पेमेंट तो बता दिया ना, तो फिर पेमेंट हो गई। जिसने देखा शिपमेंट नहीं है तो थोड़ी देर बाद शिपमेंट आई, शिपमेंट उसको खुद ही पढ़ लिया और यहाँ डेटा उठा लिया, इसको रेट चलेगी। मतलब उस वक्त नहीं था, मैंने सामने बैठे हुए आज इसको कोई मैसेज दिया, आज क्लास में नहीं थे, थोड़ी देर बाद आज क्लास में आए तो किसी स्टूडेंट ने आज इसको बता दिया सर लिखित में ये मैसेज दिया था, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिप्ले, तो रिप्ले हो जाएगा। तो ये सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्लाइंट से पूछने के लिए, क्योंकि इसकी बेस्ट पर मार्केटिंग का डिसीजन है। अगर यहाँ पर ये बोलता डाउन टाइम अफोर्डेबल नहीं है, जीरो, भाई नहीं, चेकआउट के ऊपर तो डाउन टाइम अवेलेबल हो ही सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मुझे तो जीरो डाउन टाइम चाहिए। तो हम यहाँ पर ये टॉपिक वाला स्केल यूज ही नहीं कर सकते, हमें वापस लिस्ट आना पड़ेगा ये वाले, क्योंकि ये जीरो डाउन टाइम है, ये बार में चेक करेगा, जिसकी होगा पेमेंट बता देगा, हमें पेमेंट होगी, या ये कॉल कर देगा या ये कॉल कर देगा, सही है। या तो उसका इसलिए हम कॉल करता है कि भाई आप कॉल कर, सही है। सही। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर टॉपिक को बता दिया, ये आगे बढ़ लेगा, ऐसे ही समझ चलिए। अब हमारे पास 2 टॉपिक आते हैं, आपको आप लोग टॉपिक बताना, क्योंकि हमारे पास है स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट, क्या वर्ड बताया मैंने? स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट। स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट का मतलब है रियल टाइम मतलब जिस वक्त बात हुई मुझे उसी वक्त बताओ भाई, देर नहीं कराना। एक हमारे पास है इवेंचुअली कंसिस्टेंट, ये डेटे का सवाल है, इसका मतलब है रियल टाइम नहीं है, नियर रियल टाइम। जाहिर है 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद नियर रियल टाइम में पता लग रहा है पूरी देर से। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जब हमें स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट चाहिए होगा तो क्या यूज करेंगे? हम ऑर्केस्ट्रेटर यूज करेंगे। ऑर्केस्ट्रेटर। जब हमें इवेंचुअली कंसिस्टेंट चाहिए होगा तो हम क्या यूज करेंगे? हम इस तरह का टॉपिक यूज करेंगे, काफ का चेकआउट टॉपिक। ये जो डेटा का पास हो रहा है इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो रहा है, मतलब एसिंक्रोनस, इसके अंदर नियर रियल टाइम है। ये जो डेटा पास हो रहा है ये रियल टाइम पर हो रहा है, डायरेक्ट कॉल जा रही है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब ये जैसे हम कॉल किसी को मिला के डायरेक्ट पूछना है स्टेटस बताओ, ये वो अलग है। इसमें क्या हमने मैसेज कर दिया वो पढ़ लेगा, तो एक इवेंचुअली कंसिस्टेंट है, स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट। अब मैं आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं, स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। सिंगल पॉइंट सपोज फेलियर। करें आपके बैंक अकाउंट में, जैसे कि सपोज करें हमजा का बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में इस वक्त हमारे पास 1000 रुपीज है, ठीक है, वो इस वक्त टाइम हो रहा है 7:50। आप एटीएम पर मौजूद है और आप 500 रुपए का विड्रॉल निकाल लें, आप जो है सेम टाइम पर 750 की रकम जो बचा कर ले रहे हैं, सेम टाइम पर आपने कैश किया है, ठीक है, आपकी कैश जो है वो कितनी करवा रहा है, वो भी 500 रुपए का है, सही है, जबरदस्त। सेम टाइम पर, बिल्कुल सेम टाइम पर आप उनके फंड ट्रांसफर, जो अकाउंट पर ट्रांसफर होता है, फंड ट्रांसफर आप चलाते हैं, 500 रुपए किसी को ट्रांसफर करना, सेम टाइम पे तीनों काम 2:50 पर हो रहे हैं, सही है। जैसे एटीएम सर्विस कोड में अकाउंट में कितना बैलेंस था 1000, चेक ने जैसे कैश को पर आपने रिक्वेस्ट चली अकाउंट में बैलेंस था 1000, फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दिखी गई कि अकाउंट में बैलेंस था 1000, 500 रुपए हो गए, 500 हो गए, 500 हो गए, अकाउंट में कितना बैलेंस बचा? 500। ये तो मसला तो कर 500। ये तो मसला हो गया। अब मुझे बताया कि इस कंडीशन में हमें डाउन टाइम अफोर्डेबल है या डाउन टाइम अफोर्डेबल नहीं है? नहीं है, नो, नॉट नो। डाउन टाइम क्या है? डाउन टाइम यहाँ पर क्या है? डाउन टाइम यहाँ पर ये है कि एटीएम ने 500 रुपए निकाल लिए, हमें पता लग रहा है 1 मिनट बाद,
इसके 500 रुपए निकाल लिए, हमें पता लगा 1 मिनट बाद, उसने 500 रुपए निकाल लिए, हमें पता लगा 1 मिनट बाद, वो तो भाई 1000 ही अकाउंट में थे उसके, तो 1500 चलेगा। और स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट क्या है, हमें भाई का भी पता लगा, जैसे 500 निकाले हमें पता लगा 500 गए, 500 गए स्ट्रॉन्गली। अब मुझे बताएं यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट चलेगा या इवेंचुअली कंसिस्टेंट चलेगा? स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट में हम करेंगे क्या, हम प्रोग्रामिंग में कैसे मैनेज कर रहे होंगे? हम जब इन दोनों में कोई तो होगा जो माइनर मिली सेकंड पहले आया होगा, कोई तो होगा। तो वो पर एटीएम सबसे पहले आया, एटीएम की रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई, एटीएम ने क्या करा, सबसे पहला काम क्या करा, मेरा अकाउंट को लॉक करा। और लोग क्या करा, मेरे अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती क्योंकि एटीएम की ट्रांजेक्शन अभी प्रोसेस में। उसने क्या करा, अकाउंट लॉक करा, 500 रुपए निकाले, कितने बचे? 500 बचे, और उसके बाद अकाउंट को वापस अनलॉक कर दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अब आई और फंड जो वेटिंग पे लगे, वेटिंग पे को लग गया, अकाउंट ही लॉक करा हुआ, ये दोनों क्लिक पर है। अब बारी आएगी कि दोनों में से कोई तो होगा जो माइनर मिली सेकंड पे लेता, चलिए चली गया है। अब कितने थे टोटल, जब भी चला तो कितने थे? 500। लेकिन ये कंपनी क्या हो गया, वेटिंग पे चले गया क्योंकि ये यूज कर रहा था। जिस वेटिंग के बाद ये वापस करना है, कितने में आवाज आ रही है? 500। हमारा 500 है क्योंकि हमारा डेटा स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट है, इसीलिए इसने आप डेट डेटा उठाना है। और जब 500 निकाले हमारे पास 0 हो गए, जब इसकी बारी आई तो उसके बाद क्या करना गया, इनसफिशिएंट फंड। ये हमारे पास होता है अब डेटा की को हम इस तरीके से देखेंगे, इनसफिशिएंट इस तरीके से हम देखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि एटीएम ने कॉल मिलाई, ये काफका वाले मतलब काफका ने कहा था इवेंट ब्रोकर को यूज करा होगा या एचटीटीपी को यूज करा होगा? ऑर्केस्ट्रेटर को, एचटीटीपी को यूज करा होगा। सही। मतलब अभी हम ऑर्केस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, हम ये बात करेंगे कहाँ पर हम टॉपिक बेस्ड कम्युनिकेशन हो, कहाँ पर हमारा एचटीटीपी बेस्ड। कौन सी कम्युनिकेशन करी हुई? सिंक्रोनस डायरेक्ट एचटीटीपी की एसपीआई कॉल मिलाई है। एसपीआई कॉल में क्या होता है, एसपीआई कॉल जब तक मिलेगी जब तक वो चीज शुरू ही नहीं होगी। एसपीआई कॉल अगर लग गई, जवाब नहीं आया तो वो चीज काम नहीं होगी, जवाब का वेट जरूरी है। तो एसपीआई कॉल कंपनी कॉल है तो जाएगी और वापस अपना काम करके आएगी। सही। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसने टॉपिक को बता दिया, अगला पढ़े नहीं पढ़ेगा इनकी मर्जी तक, तो वो पढ़ेगा तो कर ले, नहीं पढ़ तो उसकी मर्जी। वो हमारे डेवलपमेंट पर कितना सेकंड बना रहे हैं, लेकिन वो रियल टाइम की भी नहीं है, 10 सेकंड बाद भी वो तो रियल टाइम नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एचटीटीपी की कॉल चलेगी हर जगह, आपका नहीं चलेगा एचटीटीपी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डाउन टाइम अफोर्डेबल था, यहाँ पर डाउन टाइम अफोर्डेबल, तो यहाँ पर हम काफका को मतलब एटीएम ब्रोकर को यूज कर सकते। सही है। ई अब कॉमर्स इसका फायदा क्या है, जब हम हाईली कंसिस्टेंट चल लेते तो हमारे पास किस चीज की कमी है, हमारे पास अवेलेबिलिटी की कमी है। दोनों बेचारे वेटिंग में लगे हुए, एसिंक्रोनस नहीं कर सकते हम यहाँ। जब हम यहाँ पर आए और हमने अवेलेबिलिटी को बेटर बनाया, हमने कहा भाई कोई बात नहीं, कल डाउन टाइम काम चलता है, काम नहीं होगा, तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम आ गई, अवेलेबिलिटी को कट करते हैं। हमारे लिए आ गई कि हमारी जो सर्विस है वो हाईली स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट नहीं है बल्कि इवेंचुअली कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब आ गया ना, तो स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट चाहते हैं तो हमें किसी चीज को माने देनी चाहिए, अवेलेबिलिटी स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट एक टाइम में को एक ही चलाएगा, वो तो सिंक्रोनस कॉल चलेगी, वो चलाने नहीं देगा दूसरा यूजर का। लेकिन अगर हम अवेलेबिलिटी को खोते हैं तो हमें क्या चीज होता है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अगर हम अवेलेबिलिटी को चाहते हैं, हम चाहते हैं अवेलेबिलिटी हो, तो हमें क्या चीज होनी पड़ेगी, हमें स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो इसका मतलब दोनों में से एक चीज हमें होनी पड़ेगी। अगर हम स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट चाहिए तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, अगर हमें अवेलेबिलिटी चाहिए तो मेंटली कंसिस्टेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है लोगों में क्या बता रहा। तो इसीलिए आर्किटेक्चर कभी भी, कोई भी आर्किटेक्चर निकालो वो परफेक्ट नहीं होता, नॉट बी परफेक्ट, परफेक्ट नहीं हो सकता कोई भी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज बेहतर करोगे तो दूसरी चीज को बेयर करना पड़ेगा, दूसरी चीज बेहतर करोगे तीसरी चीज को बेयर करना पड़ेगा।
अगर मार्किंग में आप लोग इसको बैठे हो, आप बोले मार्किंग में जो एमिरेट्स वाली सीट्स होती है वो लगा दो, उसमें बटन दबाओ, आप सुकून से सो जाओ। साथ में आपके कब का होल्डर बन 8 बजे बाद आपसे फिर आकर पूछ रहे हो कि भाई ड्रिंक में क्या लेते हैं, आप उसको ऑर्डर कर रहे हो खाने वाने का, फिर आप देखते रहने की क्लास पढ़ा है, फिर आप नहीं रूस भी किसी क्लास में पढ़ रहे हो, फिर आपने की क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दो, फिर आपने बटन दबाया, आप भी हो गए, फिर आपने अगेन बटन दबाया कि वापस किया तो आ गई। और अलग ही लेवल मार्किंग का हो जाए। इस लेवल के अगर हम आर्किटेक्चर चेक करें तो फिर हमें बियर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मेंटेनेंस, उस चीज को सर्वाइव करना हमें बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर बंदे में हम सब कुछ हटा दें, जमीन पे बिठा दें, तो हमें क्या बियर करना पड़ेगा, स्टूडेंट का कंफर्ट और बच्चे की मेंटेनेंस, बच्चे की स्टूडेंट का कंफर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके सोचना, हमें नहीं देखना हमारी नीड क्या है। हमारी नीड पढ़ाई है, कंफर्ट है, स्टूडेंट आए बैठ रहे कंफर्ट है, लेकिन प्राइवेट में क्या कंटेंट है। अगर मुझसे कोई कॉलेज में कंटेंट का डाउन टाइम बियर कर सकते हो, हमारी जो मार्केट में क्लास होती है कंटेंट का डाउन टाइम बियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, कर सकते हैं वैसे नहीं कर सकते। कंटेंट डाउन टाइम भी को चाहिए हमें। हम बोल रहे भाई कंटेंट का डाउन टाइम जो है मतलब पढ़ाई का डाउन टाइम नहीं को चाहिए, पढ़ाई परफेक्ट होनी चाहिए। हम बोले अगर पढ़ाई परफेक्ट करनी चाहिए आपको तो उसमें बाकी चीजें भी देखनी है, जाहिर है हर चीज की मेंटेनेंस और टाइम है, तो फिर मार्केट की जो बाकी इन्वायरमेंट है उसका डाउन टाइम वेरिएबल या नहीं है। मतलब अगर वाटर कूलर थोड़ा सा खराब हो जाए या मसला आ जाए तो उसका डाउन टाइम वेरिएबल है या नहीं। हम बोले यार इतना तो पानी तो कोई अपने साथ लेके आ जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी है, हमारे आर्किटेक्चर में किसी चीज की प्रायोरिटी है, कहाँ डाउन टाइम वेरिएबल है कहाँ नहीं है। तो आर्किटेक्चर कैन नॉट बी परफेक्ट, आर्किटेक्चर इज अ ट्रेड ऑफ इंजन। ट्रेड ऑफ इंजन मतलब क्या होता है कि एक चीज सही करो दूसरी चीज को बेयर करो, दूसरी सही करो तो तीसरी को बेयर करो, एक के ऊपर दूसरी के ऊपर चीज आएगी। आप रेंज ओवर ले लो, रेंज ओवर फिर आपने बहुत बेयर करनी पड़ेगी, रेंज ओवर की मेंटेनेंस भी फिर आपको बचनी चाहिए। आप अगर रेंज ओवर लेकर आते हो, आप सोसाइटी की बात है रेंज आप सही करवाने जाओगे, उससे पार्ट नहीं मिलेंगे, आप इम्पोर्ट करने पड़ेंगे, आप फ्रेंड के मतलब नहीं तो दूसरे चीज हो जाएंगे। आपको जाहिर सी बात है उसमें पेट्रोल की चीज आपका फ्यूल कंजम्पशन भी होती हुई, बदले में आप कैमरी लेते हो, आप लोग उसमें रेंज रोवर लेने में जा रहे हो, लेकिन आप क्या देंगे, ट्रेड ऑफ देंगे, ट्रेड ऑफ क्या है। फिर आप मेरे बियर कर सकते हो नहीं कर सकते, फिर आपको नहीं भाई मैं कैमरी ले, फिर आप उसके ट्रेड ऑफ देंगे, कैमरी के ट्रेड ऑफ आप गरीब लगोगे, रेंज रोवर के ट्रेड ऑफ है आप गरीब नहीं लगोगे, आपको नहीं लगेगा। ये लोग आपको प्रकार है। इसीलिए आर्किटेक्चर जो है ट्रेड ऑफ इंजन है। आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ इंजन क्यों है, क्योंकि परफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी। ये चीज हमारी बिल्कुल हमारे क्लियर है, आर्किटेक्चर कैसे भी परफेक्ट, समझ गए। अब आप लोग एक काम करें, आप लोगों ने कोरियोग्राफी बता दिया, ये जितने भी मैंने टॉपिक्स और चीजें बताई हैं आप अपने को थोड़ा डिटेल में समझाएं। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर डिस्कस कराया है, मोनोलिथिक कराया है, अगर माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक दोनों ना हो तो फिर क्या हो। हम अपना अगर बनाएंगे, तो हमने कहा हमारी रिक्वायरमेंट में यहाँ नहीं बैटरी इस तरह फिट होगी, तो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे मोनोलिथिक मॉड्यूलर। मोनोलिथिक मॉड्यूल में क्या होगा, मोनोलिथिक होगा लेकिन अच्छा कंपनी मॉड्यूल इसमें मेरा ख्याल हो, हम अपनी तरफ से की कर सकते हैं, अपनी तरफ से ना मोनोलिथिक ना माइक्रोसॉफ्ट ना मोनोलिथिक मॉड्यूलर पे टाइप। तो ये एक नया आर्किटेक्चर हमारी तरफ से हो सकता है, तो हमको बनाना है। अब हमें ये परफेक्ट नहीं हो रहा, ये भी परफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग देखनी हम कहाँ परफेक्ट हो रहे हैं। अभी आप ये चीज अपने बढ़ावा लेकर समझाएं। एक सर, एक मोनोलिथिक, दूसरा क्या नाम था, माइक्रो दूसरा कौन सा, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये रहा मोनोलिथिक जो ऊपर था एक डेटाबेस और उसके अंदर वो नेक्स्ट से नेक्स्ट को कॉल कर रहा था, सही है, मतलब चेकआउट वो मोनोलिथिक था। और माइक्रो सर्विसेज जो ये ऑर्केस्ट्रेटर है या काफका इवेंट ब्रोकर है, ये जो माइक्रो सर्विस मॉड्यूल टाइप है ना, हाँ मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल हाँ बनाते हैं, वही है ना। हाँ, मॉड्यूल्स हम इसलिए अलग अलग बनाते हैं ताकि जो सिटी ना
और डेवलपमेंट टीम के लिए आसानी हो, वेलोसिटी यानी उनकी डेवलपमेंट स्पीड अच्छी हो। रीडेबल हाँ, इन फ्यूचर। मतलब जो वो हो ना, जो क्या नाम है, जो मॉड्यूल है जिस पे भी काम कर रहे हैं वो एक टीम परफेक्ट बना सके। जैसे सर ने कहा 15 डेज का टाइम है, तो एक टीम जो है वो 15 डेज एक टीम बना रही है, विद इन 15 डेज जो है दूसरा आर्किटेक्चर जो है, दूसरा मॉड्यूल जो है वो दूसरी बना रही है टीम, विद इन 15 डेज जो है तीसरी टीम बना रही है। तो जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो एक रोबस्ट प्रोडक्ट विद इन 15 डेज बनेगी, जिसके तीनों मॉड्यूल्स कंप्लीट होंगे 15 दिन। अब मोनोलिथिक में जो है वो सब एक साथ ही बनाना पड़ेगा। हाँ जी, के अंदर मसला आया तो दूसरे में मसला आ जाएगा। क्या हाल है? क्या हो, मर गए क्या? जिंदा हो ना? वो ऐसे से कर रहे हैं सर, बस चल बस में हम लोग। अच्छा जी, एक चीज थी जो मैं इस क्लास में देख रहा था, ठीक है, कि अच्छा सर अमीन जो है आज जो है हमारी क्लास में आने वाले थे, लेकिन कुछ की वजह से वो नहीं आ सके, तो इसकी वजह से हमें जो है ऑनलाइन कंडक्ट करना पड़ा। बाकी इसके अलावा ये है कि सर अमीन ने कल की क्लास जो कंडक्ट की थी फ्राइडे की, उसकी पूरी हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि ये है कि क्योंकि आगे का हमारा टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसकी वजह से सर अमीन की जो है स्पेशलाइजेशन उसी में है और वो कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सर ने अपना बाकायदा पूरा एक वीक एक्सटेंड किया और कहा कि मैं खुद जो है समझा के इनको जाऊँ, अच्छी बात है, ताकि इनको सही समझ आ जाए। अब क्योंकि वो जाहिर है अभी भी उनकी क्लास थी 8 बजे, इसीलिए उन्होंने ऑफ किया, अभी उनकी दूसरी क्लास है वो सर को अटेंड करनी है ऑनलाइन, तो वही मेहनत करें। लेकिन एक चीज मैं देख रहा था, पीछे कुछ लोग यहाँ पर भी चले, ठीक है थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी, लेकिन समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, अपनी बातों में लगे हुए थे। जब वो कुछ कहा गया तो वो कह रहे सामने से कि इसे समझ ही नहीं आ रहा, तो खुद ने कुछ एफर्ट नहीं करनी, बस सब कुछ दूसरों पे डाल देना है हमने कि भाई हमने कोशिश भी नहीं करनी, कि हमने ना समझना है ना कुछ काम करना है, बस हमें तो आवाज नहीं आ रही, बस हम अपना मजे में लगे रहेंगे, हम अपने लिए तो पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग चले गए, अब मैं कोऑर्डिनेटर्स को वहां पर खड़ा कर सकता था कि भाई जो लोग जा रहे हैं उनको ना जाने दें, लेकिन फायदा क्या है भाई, जो बंदा खुद से ही नहीं पढ़ना चाह रहा उसको हम रोक के क्या करें, अच्छी बात चले जाए, दूसरे को ना डिस्टर्ब करेगा। तो भाई आप लोगों में से जो पढ़ना चाह रहे होते हैं, क्योंकि अब हमारा कंटेंट ऐसा नहीं रह गया कि हम आपको स्पून फीडिंग करवाएं, अब हमको 30% हम बताएंगे, 70% आपने खुद ने पढ़ना है, क्योंकि अब कंटेंट ऐसा है, अब आप बिगनर ना आप लोग हैं ना कंटेंट इतना वो है। एडवांस का मतलब ये नहीं होता मुश्किल है, एडवांस का मतलब ये होता है थोड़ा फास्ट ट्रैक और थोड़ा जो है मैच्योर ट्रैक होता है। तो अब हमको हाई लेवल चीजें बताएंगे, डीप डाइव भी करवाएंगे, लेकिन हर चीज स्पून फीडिंग नहीं होगी। अब आप लोगों को एज ए इंजीनियर, एज ए डेवलपर सोचना पड़ेगा, तो वो थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाएंगे, ठीक है। फिर सर ने जो चीजें आज हमें बहुत डिटेल में बताई, आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। मैं जरा इसका एक जो है हाई लेवल ओवरव्यू करके हम किसी जो है एक टॉपिक की तरफ चलेंगे, ताकि ये है कि जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी वो एक हाई लेवल ओवरव्यू भी हो जाए और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो सर जो बेसिकली आपको आर्किटेक्चर समझाना चाह रहे थे वो मैं डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि सर ने बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी बताया, जो डिस्टर्बेंस है उसकी मसला नहीं है, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। मैं बस एक हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा और इसके बाद जो है हमारा जो कंटेंट है डॉकर और कुबरनेटिस उसकी तरफ मूव करेंगे। हम आपको जो है पहले इस क्वार्टर के अंदर प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पढ़ाने के बाद हम गए किस तरफ, बैकएंड की तरफ, ठीक है। अब बैकएंड तो हमने पढ़ लिया, फ्रंट एंड बैकएंड की बात हो गई, एजेंट बनाने की बात हो गई, लेकिन बात वही आ जाती है सिस्टम जब हम बनाते हैं तो कितना अच्छा सिस्टम बना, कितना स्केलेबल बना, उन सारी चीजों के लिए हमें जो है डॉकर और कुबरनेटिस वगैरह सारी चीजें, आर्किटेक्चर की जहां बात हो रही है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम बैकएंड साथ साथ पढ़ते रहेंगे, बैकएंड छोड़ नहीं रहे हम लोग, लेकिन क्योंकि हमें जो है टाइम को भी देखना है, सारी चीजें हैं और आप लोग मार्केट में जाके काम कर रहे होंगे तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो यही जो है डॉकर एंड कुबरनेटिस सारा आर्किटेक्चर है। इसलिए सर अमीन आपको वो आर्किटेक्चर समझा रहे थे कि बेसिकली जो है हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि भाई कोई प्रोजेक्ट आया कि भाई वेबसाइट बनानी है बना दी। जब आप कोई बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो उसका बाकायदा एक आर्किटेक्चर बनता है। आप कभी भी एज एन इंजीनियर, एज ए डेवलपर, ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो बस हम लॉजिक लिख रहे हैं, हम बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बिजनेस सॉल्यूशन। आपने अगर एक एप्लीकेशन बना दी, वो कोई सॉल्यूशन ही प्रोवाइड नहीं करे तो किसी काम की नहीं है। ये
पहले थिंकिंग हमारी भी ऐसी थी। अपनी बात करो, जब मैं एज अ जूनियर इंजीनियर था, मेरे पास जो भी कोड है मेरे पास कोडिंग कर लो, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और यही चीज को हम जो है कहते हैं आर्किटेक्चर। अभी हम इसको ओवरव्यू भी करेंगे और हम जो है फिर डॉकर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब से ये होगा कि कंटेंट आपको बता भी दिया जाएगा, आपने घर से पढ़कर आना है, क्योंकि आप कंटेंट ऐसा है कि अगर आप घर से पढ़कर नहीं आए तो हो सकता है आपको क्लास में समझ ना आए। कितने लोगों को पता था कि हमारे डॉकर हम स्टार्ट करने वाले हैं? कितने लोगों ने डॉकर इंस्टॉल किया सिस्टम पे? आज देख लो, और कुछ लोग भाग गए, तो समझ सकता हूँ 40% लोग, और 60% लोग ऐसे ही आ गए। क्या वो एब्सेंट है? सर ये अनाउंसमेंट ऑनलाइन होती है, ग्रुप में तो अवेलेबल होते हैं आप, तो फिर एब्सेंट कैसे हो गए? और पहली बात आखिरी बात कितनी बार कह चुके हैं, एब्सेंट होने का मतलब सर ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्लास के कंटेंट से आप बेखबर हो जाएं। वो चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक जो सर ने समझाया कुछ चीजें तो आपको समझ आई होंगी। यस यस मानता हूं भाई 100% समझ नहीं आया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मिला यस। जी। सर HTTP की बात कर रहे थे सर, लेकिन हम तो लाइव में तो HTTPS पे काम करेंगे। HTTPS HTTP में सर हम बात कर रहे थे ना, हम तो लाइव पे काम करेंगे, HTTPS पे काम करेंगे। वो हम देखेंगे, वो प्रोटोकॉल हमारे पता सिक्योर क्यों लगता है, सारी चीजें वो हम ऐसे ऐसे देखेंगे, ठीक है। मेन अभी ये चीज नहीं, सर का मेन, सर ने अभी तक आप लोगों को डीप डाइव करवाया नहीं। सर ने आपको सिर्फ आर्किटेक्चर समझाया, अभी सर डॉकर कुबरनेटिस और सारे होस्ट वगैरह की तरफ गए नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए मैं भी इस चीज में डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। हम सर जो समझाया बस उसी को थोड़ा ओवरव्यू करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा, इसके बाद जो टाइम रिमेनिंग होगा उसमें हम डॉकर की तरफ चले जाएंगे। कितने लोगों ने डॉकर इंस्टॉल कर लिया है? अच्छी बात है, घर से करके आना जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि इंस्टॉलेशन हम क्लास में अब नहीं करवाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर है? नहीं शेयर, ठीक है। और दूसरी बात, क्लास में अब जो है फिलहाल के वक्त जो कंटेंट चल रहा होता है उसी की हम बात करेंगे। क्लास में मुझे कोई हैकाथॉन की बात करते हुए नजर ना आए। हैकाथॉन में वही चीजें जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने ख्वाब ख्याल में हैकाथॉन में घूमे हुए होते हैं, तो क्लास का कंटेंट वो पढ़ नहीं पाते। तो वही हैकाथॉन भी जरूरी है, और उसी लिए क्योंकि हैकाथॉन में आपने देखा होगा फेज 2 जो आपको मिला है उसमें है कुबरनेटिस और क्लाउड, तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपको जब चीजें समझ आ जाएं तो आप लोग खुद से काम कर सकें, लेकिन हमें तो पड़ी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे घर पे एक चिराग हो, उसको घिसे तो टीचर आ जाए, नमूदार हो जाए, हमारा प्रोजेक्ट बना के वापस चला जाए। ऐसे ही है ना? अब तो स्किल्स भी आ गई, अब तो लोग फरमाई करके सर अपनी नॉलेज की स्किल बनाते हैं, हम क्लाउड को दे देंगे। मैं सोच रहा था आज वैसे ही, मैं कहा यार कुछ ना कुछ क्या करूं, अपने जो भी निचोड़ है थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी स्किल बना दें, सर्जिया की स्किल बना दें, ठीक है, ये भी अच्छा है। सर्जिया की एक स्किल है, सर डंडा लेके पीछे भागते हैं, तो फिर क्लाउड पे ऐसे ट्रीट करेगा। सर की वजह से हम लोग इतने एक्टिव होते हैं, वरना हम भी डीले पड़ जाते हैं भाई। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, मैं जाता हूं। आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो तो एक आर्किटेक्चर समझना था, और दूसरा जो था हमारे पास कि डॉकर की कुछ कमांड्स थी, डॉकर को क्या चीज़ है, थोड़ा इसका बेसिक ओवरव्यू, ठीक है, और डॉकर में कैसे हम इमेजेस और कंटेनर वगैरह बना सकते हैं। तो आर्किटेक्चर हमने समझ लिया, हम एक काम करते हैं, एक क्विक जो है इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर सर ने समझाया क्या।
देखो सबसे पहली बात जो आपको समझ आएगी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आपसे पूछते जाऊंगा ताकि आप मुझे बताते जाएं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन हो, कोई बैंक के लिए एप्लीकेशन हो, या फिर आप जो है कोई हेल्थ केयर बना रहे हैं या फिर एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसके बिजनेस की रिक्वायरमेंट देखेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस की रिक्वायरमेंट कि हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अब सर ने सबसे पहले बात की ई कॉमर्स की एप्लीकेशन, किसकी? अब ई कॉमर्स के एप्लीकेशन में अगर हम देखे जाएं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सर ने कुछ स्पेसिफिक डोमेन, जो मेन डोमेन थे उनको पिक किया। क्या किया? कुछ पिक किया जो कि हमारी बिजनेस को फायदा पहुंचा रही थी, मेन बिजनेस की डोमेन थी, बिजनेस की सर्विसेज थी। अब सबसे पहले थी एड टू कार्ट थी हमारी, ऐसे ही। दूसरी थी हमारे पास कौन सी? चेकआउट की। तीसरी शिपमेंट, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंट्री हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सारी चीजें। अब बात यह है कि अगर मैं एक ऐसा बंदा हूं, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जो कि 100 बंदों के लिए, कितने बंदों के लिए? कितने बंदों के लिए? 100 बंदों के लिए। कल को अगर उस पे 1000 बंदे आ गए तो क्रैश हो जाएगी। अब मैंने एक एप्लीकेशन बनाई 10,000 बंदों के लिए, कितने हजार बंदों के लिए? और अगर उस पे बंदे आ रहे हैं 100, क्रैश हो जाएगी। रिसोर्स वेस्ट है, रिसोर्स वेस्ट है। तो भाई एज एन जब हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है, और वो इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है कि इसमें आती है हमारे पास बैलेंसिंग। क्या आती है? मैं हाई लेवल चीजें बता रहा हूं, डिटेल में जा रहा, कि हमें एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है कि स्केलेबल हो, कि अगर वो बंदा 100 बंदे भी आ रहे हैं तो हमारे 100 बंदे ही मैनेज हो जाएं, 1000 बंदे भी आ रहे हैं तो 1000 भी आ जाएं, बिलियंस ऑफ यूजर भी आ रहे हैं तो वो भी हमारे पास उतने ही रिसोर्स यूज करके एडजस्टमेंट हो जाए। हमें बार बार कोड में छिड़कानी करने की, अपनी एप्लीकेशन को जो कह सकते हैं कि चेंज करने की नीड ना पड़े। तो अब एक हमने एप्लीकेशन बना दी, तो स्केलेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास डॉकर कुबरनेटिस हमारे पास आगे आएंगे, हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो मकसद यही होता है कि हम एज एन फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर सारी चीजें बना लेते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? आर्किटेक्चर। क्या होता है आपका? कि आर्किटेक्चर हमें इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि भाई, और परफेक्ट नहीं होता, सर ने पहले ही बताया, हम वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त आप बना रहे हैं कि भाई आज से 10 साल पहले अगर एक मैंने हेल्थ केयर एप्लीकेशन बनाई तो उस वक्त उसका आर्किटेक्चर अलग हुआ, आज मैं बनाऊंगा उसका आर्किटेक्चर अलग होगा, ठीक है। तो आर्किटेक्चर हम उसको डिफाइन करते हैं, स्केलेबिलिटी को हम मद्देनजर रखते हैं कि हम स्टार्ट से ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि 100 बंदों को भी एक टाइम सर्व कर सके और मिलियन बंदों को भी टाइम सर्व कर सके, आगे की चीजें अभी उसकी बात करते हैं। अब सर ने पहली चीज बताई थी कि अगर हम बना रहे हैं एक एप्लीकेशन, अब उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट से मल्टीपल हम उसे सर्विस करेंगे, क्या कर देंगे? अगर मैं गवर्नर हाउस की बात करूं तो गवर्नर हाउस में एक डिपार्टमेंट हो गया टीचिंग का, क्या हो गया? क्या हो गया? टीचिंग का। दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, तीसरा हो गया मीडिया का। अब इसको हम नाम देते हैं सर्विस का, क्या नाम देंगे? सर्विस का। एक हो गई टीचिंग की सर्विस, एक हो गई मीडिया की सर्विस, एक हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस, ऐसे ही। अब अगर मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं जिसमें सारा का सारा काम एक ही जगह मैनेज हो रहा हो, सारा का सारा काम एक ही जगह मैनेज हो रहा हो, सारा का सारा काम एक ही जगह मैनेज हो रहा हो, ठीक है। S1 सर्विस का नाम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइम शॉर्ट, ठीक है। S2 S3 मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें मैंने सारा का सारी चीजें जो है, सारी की सारी 100 सर्विस हैं, 20 सर्विस हैं, सारे के सारे काम एड टू कार्ट भी वहीं उसी बैकएंड में हो रहा है, शिपमेंट भी वहीं पर हो रही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सारा का सारा काम हो रहा है। अब इसमें मसला क्या है? अगर छोटी एप्लीकेशन है तब तो सही है, छोटी एप्लीकेशन तब तो सही है, लेकिन अगर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको मिलियंस ऑफ यूजर को सर्व कर रही है, और मुझे ये बताएं कल को अगर मेरे जो एक ही बैकएंड के अंदर सब कुछ चल रहा है उसमें अगर एक भी सर्विस मसला कर गई तो क्रैश हो गई। फॉर सपोज मैं कर रहा हूं लॉगिन की सर्विस, क्या कर रहा हूं? मेरी लॉगिन की सर्विस क्रैश हो गई, लॉगिन की सर्विस, क्या अगर मेरी 4 सर्विस में से एक लॉगिन की सर्विस क्रैश हो गई और सब कुछ एक ही कह सकते हैं बैकएंड के अंदर है, एक ही सिस्टम के अंदर है, तो मेरी दूसरी सर्विसेज चलेंगी? नहीं चलेंगी, मतलब पूरा का पूरा मेरा जो फ्लो है सब कुछ ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ही है।
तो इसमें मसला क्या है, एक तो मैनेजमेंट का इशू है, ठीक है, मैनेजमेंट का इशू होता है, लेकिन दूसरा क्या है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो जब हम बड़े एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम इसमें डिपेंडेंसी को बहुत मद्देनजर में रखते हैं, हम इस चीज को बहुत ख्याल रखते हैं कि अगर मेरी एक सर्विस, क्योंकि भाई आर्किटेक्चर परफेक्ट नहीं होता, हमें चेंजेस करनी पड़ती है। अब अगर मुझे बता रहा हूँ ई कॉमर्स की चेकआउट की बना रहा हूँ, अब मुझे चेकआउट के अंदर सर्विस मेरी चल रही है, मुझे कल को पेमेंट गेटवे उसका चेंज करना है। पहले मैं स्ट्राइप यूज कर रहा था, अब मैं जो है ब्रेवो यूज कर रहा हूँ, कोई और यूज कर रहा हूँ। अब मैं काम कर रहा हूँ एक सर्विस के अंदर, उसमें कुछ मसला है, सारी सर्विसेज चली गई, क्या ये आर्किटेक्चर है? नहीं है। इसको कहते हैं मोनोलिथ। क्या कहते हैं इसको? मोनोलिथिक या मोनोलिथ, ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है, जो हम नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। और ये छोटी एप्लीकेशन के लिए भी सूटेबल ही है, जरूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन में जो है आप माइक्रो सर्विस पे चले जाए। लेकिन ये तो बात हो गई नॉर्मल सर्विस। अगर आप कोई लार्ज स्केल सर्विस बना रहे हैं, जिसमें भी मैंने बात की स्केलेबिलिटी का इश्यू है कि मिलियंस ऑफ यूजर आ रहे हैं, ऐसी एप्लीकेशन आपने सब एक जगह से इकट्ठा रख दिया, उसको एकदम मैनेज करने के लिए आपको मसला होगा। दूसरा ये है कि आप उस पर कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक भी सर्विस क्रैश हो गया, सब कुछ बंद हो गया, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन तमाम सर्विसेज को अलग अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन तमाम सर्विसेज को अलग अलग कर लेते हैं, हम एक जगह नहीं रखते। मतलब अब मेरा पूरा एक बैकएंड एक सर्विस को मेंटेन कर रहा है। बैकएंड क्या होता है? बिजनेस लॉजिक। क्या होता है? बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक। अब मेरी ये सर्विसेज जो है, मतलब एक बैकएंड बनाया, वो सर्विस 1 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसमें पूरी की पूरी एक सर्विस चल रही होगी। क्या चल रही होगी? एक सर्विस चल रही होगी। S2 S3। अब मुझे बताएं कि अगर अब मेरे तीनों बैकएंड अलग अलग हैं, अब इन तीनों में से एक भी सर्विस डाउन हुई तो क्या दूसरों पे अफेक्ट पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है। तो बड़ी एप्लीकेशन में हम इस तरीके से लूज कपलिंग करते हैं, मतलब चीजों को अलग अलग रख देते हैं, एक दूसरे पे इतना टाइटली डिपेंडेंट नहीं रखते। इसे कहते हैं, इस आर्किटेक्चर को कहते हैं माइक्रो सर्विसेज। क्या कहते हैं? कि हम अपनी कंप्लीट बैकएंड को, अपनी कंप्लीट पूरी बिजनेस लॉजिक को अलग अलग माइक्रो सर्विसेज के अंदर, छोटी छोटी सर्विस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हुआ इतना? इसको कहते हैं माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूं, मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सर्विसेज इतना क्लियर है। अब बात यह है कि भाई माइक्रो सर्विस तो आ गई, लेकिन माइक्रो सर्विसेज भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट तो कर रही होंगी ना। कि अगर मेरे पास एक सर्विस है लॉगिन की, एक सर्विस है उसकी इन्वेंट्री की, तो यूजर जब आएगा तो उसको लॉगिन की सर्विस की भी नीड पड़ेगी। इसके अलावा अगर भाई मैं जो चेकआउट कर रहा हूं, चेकआउट करते वक्त मुझे लॉगिन की सर्विस की नीड पड़ेगी, मैं चेकआउट करूंगा ना, यूजर मेरा ऑथेंटिकेट है ही नहीं है, तो ये सारी की सारी सर्विस आपस में कोलैबोरेट तो कर रही होगी। ऐसा ही है। तो माइक्रो सर्विसेज को भी हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज जब बनाते हैं इसमें सबसे बड़ा काम आता है मैनेजमेंट का। क्या करते हैं? मैनेजमेंट। तो इन माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए हम फिर लगाते हैं ऑर्केस्ट्रेटर। क्या करते हैं? ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर, जो सर अमी आपको समझा रहे थे, ऑर्केस्ट्रेटर, कि अब हम जो है इन तमाम सर्विसेज को मैनेज करेंगे। अब इन सर्विसेज के अंदर सर ने आपको बताया था कि बहुत सारे डिपेंडेंट काम चल रहे होते हैं। ठीक है, लॉगिन की सर्विस के अंदर मैं बात करूं, यूजर रजिस्टर भी हो रहा होगा, यूजर लॉगिन भी हो रहा होगा, ऑथेंटिकेट भी हो रहा होगा, उसको हम टोकन भी असाइन कर रहे होंगे, सारे काम हो रहे होंगे। ठीक है, उनको मैनेज कर रहे होंगे। चेकआउट की सर्विस के अंदर कोई पेमेंट आ रहा होगा, उसमें जो प्रोडक्ट की जो हिस्ट्री बन रही होगी, सारी चीजें हो रही होंगी। इन्वेंट्री में उसके प्रोडक्ट की मैनेजमेंट हो रही होगी, सारे काम हो रहे होंगे। इन चीजों को हम जो है ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर मैनेज करते हैं। अब ऑर्केस्ट्रेटर हम जो आगे जाएंगे उसमें कुबरनेटिस भी आता है, हमारे पास काफका जो है वो क्या कहते हैं, इवेंट सिस्टम भी आता है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर, वो सारे आगे चीजें हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं माइक्रो सर्विस के अंदर। ठीक है, कि माइक्रो सर्विस के अंदर हमारे पास अब डॉकर कहां से आता है? माइक्रो सर्विस के अंदर डॉकर कहां से आ रहा है? अब बात यह है भाई बरखुरदार, कि आपने अलग अलग बैकएंड बना ली, अलग अलग सर्विसेज बना ली। क्या बना ली? अलग अलग सर्विस बना दी। अब मेरे पास ई कॉमर्स की आई एप्लीकेशन, मैंने उसमें 3 सर्विस बनाई। कितनी बनाई है? 3। सब बोलो कितनी? सब बोलो 3। एक है लॉगिन की, एक है इन्वेंट्री की, एक है चेकआउट की। अब
जब मैं उस पर डेवलपमेंट कर रहा हूं, मैंने तीनों माइक्रो सर्विसेज अपने सिस्टम पे बनाई है, ठीक है? या छोड़ो, एक मैंने अपने सिस्टम पे बनाई है, एक मैं सैक्शन ने अपने सिस्टम पे बनाई है, एक सर तैमूर ने अपने सिस्टम पे बनाई है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपने सिस्टम पे काम कर रहा हूं, मैं सायशा अपने सिस्टम पे काम कर रही है, सर तैमूर अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तीनों ने अलग अलग सर्विस बनाई है, तीनों के सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होंगी, हाँ या ना? तो ये बताएं, जब आप किसी और दूसरे का सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाते हैं, आपके सिस्टम में मसला करता है? और ये तो बात हो गई कि अगर हम जो है आज से काम स्टार्ट करना चाहें, अगर मैंने सर्विस बना दी 2 साल पुरानी, कितनी? अब मैं सायशा अगर उस सर्विस को अपने सिस्टम में चलाएंगी, उनके सिस्टम में चलेगा? उस वक्त जो पुराना सिस्टम बना हुआ था, उसकी जो डिपेंडेंसीज थी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पुरानी होगी, वो नए सिस्टम में चलेंगी? नहीं। तो अब अगर मैंने सर्विसेज बना भी ली, या सर्विस ना ही बनाई, एक मैंने कोड लिख दिया, ठीक है? आर्किटेक्चर तो आपको समझ आ गया, वो डिटेल में समझ भी ली। अब बात करें डॉकर की तरफ कि इसमें डॉकर कहां आ रहा है कि माइक्रो सर्विस हमने बना भी ली, काम तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें डॉकर का क्या काम है? तो भाई अगर हमें सर्विस बनानी, मैंने एक 2 साल पुरानी सर्विस बना दी, अब वो किसी और के सिस्टम में चले ना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता मैं पहले आपके सिस्टम में उसे चलाऊंगा कि वो चल तो जाए, पहले काम तो बात की बात है। अब ये तो बात हो गई एक के सिस्टम में, मैं सायशा के सिस्टम में करवा दी। अगर वही सर्विसेज मुझे आप सबके सिस्टम में चलानी है तो मसला आएगा? चलेगी? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के इशू आएंगे, इश्यूज आएंगे ना? तो अब क्या सारी जिंदगी इसी में निकाल दें हम कि वो एक जोक है ना, इट इज नॉट वर्किंग ऑन माई सिस्टम, कि भाई आपके सिस्टम पे चल रहा है, क्लाइंट के सिस्टम पे नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, क्योंकि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, आपके सिस्टम का सेटअप है वो अलग है, दूसरों के सिस्टम का सेटअप अलग है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो मैं क्या करूं, मैं किसी ऐसे सिस्टम के अंदर, किसी ऐसी जगह डेवलपमेंट करूं कि वो मेरे सिस्टम पे भी चल जाए। क्या करें? मेरे सिस्टम पे भी चल जाए, और अगर आप अपने सिस्टम पे करें तो वो आपके सिस्टम पे भी एज इट इज चल जाए। उसे ये परवाह करने की जरूरत ना हो कि मैं अगर मैक यूज कर रहा हूं या आप जो है वो विंडोज यूज कर रहे हो, या अगर दोनों भी विंडोज यूज कर रहे हैं, आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मेरे सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन अलग है। हम दोनों को ये फिक्र करने की जरूरत ना हो, हम अपने सिस्टम पे कोड करेंगे उसके जरिए, और जब मैं आपको दूंगा तो आप उसके जरिए अपना कोड एज इट इज बआसानी चला सकते हैं जी। वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग चीज होती है हमारे पास, ठीक है ना? पहले हम जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करें, वर्चुअल मशीन यूज करें। वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग चीज है, वर्चुअल मशीन हम इसे कहेंगे, ठीक है ना? वर्चुअल एनवायरनमेंट डिपेंडेंसीज के लिए होता है, कोड भी रन करना होता है हमें उसमें, ठीक है ना? उसमें आते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है? वो मैं बाद में आएंगे, ठीक है? सही है। अच्छा जी, इतना समझ आ गया कि माइक्रो सर्विस भी अगर मैंने बना ली, एक तो उनको मैनेज करना है, वो हम आगे जाएंगे, ऑर्केस्ट्रेटर हम देखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मैं एक सिस्टम पे कोड कर रहा हूं तो वो कोड मेरे सिस्टम पे चल रहा है, 2 साल मैंने इस पे काम किया, अब किसी और के सिस्टम पे करूंगा तो वो उसके पास नहीं चलेगा। इस चीज को रिजॉल्व करता है डॉकर। क्या रिजॉल्व करता है? डॉकर। कौन रिजॉल्व करता है? ये डॉकर। डॉकर आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको आप अपने सिस्टम पे जब इंस्टॉल करेंगे तो गूगल